नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कृत है। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत घनत्मा और मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। तर्क संग्रह के इस ग्रंथ में आपने अभी तक उद्देश्य प्रकरण पढ़ा। उद्देश्य प्रकरण के बाद गुण प्रकरण शुरू होता है। गुण निरूपण की बारी आती है। पदार्थ में सब पहला पदार्थ था द्रव्य। द्रव्य को आपने पढ़ा। द्रव्य कितने हैं? 9 द्रव्यों को पढ़ा। 9 द्रव्यों के बाद अब गुण की बारी आती है। गुण कितने हैं? चतुर्विंशति गुणाः, 24 गुण है। 24 गुण में सबसे पहला गुण है, उस 24 गुणों के मध्य में पहला गुण है रूप। ठीक है, तो उस रूप के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुण रूपम, जो मात्र चक्षु से ग्राह्य हो, चक्षु मात्र से जो ग्राह्य हो ऐसा जो गुण है उसको रूप कहते हैं। यहाँ पर गुण पद भी गया ग्राह्य। ठीक है, इसका भी लक्ष्य ये क्या हुआ? गुण का लक्षण। इसका उद्देश्य करेंगे, परीक्षा करेंगे। ठीक है, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं मूल। चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण रूपम, चक्षु मात्र से जो ग्रहित हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। एक होता है ग्राहक, एक होता है ग्राह्य। ठीक है, जो ग्राहक होता है वो ग्राह्य वस्तुओं का ग्रहण करता है, जिसका ग्रहण किया जाए उसको ग्राह्य कहते हैं। ठीक है, तो चक्षु क्या है? ग्राहक है। किसका ग्राहक है? रूप का ग्राहक है। ठीक है, और जब ग्राहक किसका है? रूप का ग्राहक है। तो जो ग्राहक है उस रूप का ग्रहण करता है। चक्षु क्या करता है? रूप का ग्रहण करता है, इसलिए रूप क्या हुआ? ग्राह्य हुआ। ठीक है, तो चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुण रूपम, चक्षु मात्र से जो ग्राह्य है ऐसा जो गुण है उसको रूप कहते हैं। वो रूप कितने प्रकार का होता है? प्रकार उसका विभाजन कर रहे हैं। तत् वो जो रूप है, तत्रूपम शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम। ठीक है, शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश और चित्र के भेद से 7 प्रकार का होता है। शुक्ल यानी कि श्वेत वर्ण, नील मतलब नीला, पीत मतलब पीला, रक्त मतलब लाल, हरित मतलब हरा, कपिश मतलब भूरा, चित्र मतलब सभी रंगों का एक समूह, चित्र। ठीक है, जैसे ये शर्ट है, इसमें अनेक प्रकार के रूप हैं, इसलिए क्या है? चित्र है। ठीक है, चित्र भेदात 7 प्रकार का होता है। ठीक है, अब बता रहे हैं कि ये 7 प्रकार के जो रूप होते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बता रहे हैं कि पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, पृथ्वी में, जल में और तेज में, इन 3 जगह पर पाए जाते हैं। 7 जो ये गुण हैं ये 3 जगह पाए जाते हैं। पृथ्वी में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, तेज में पाए जाते हैं। अब प्रश्न आया कि पृथ्वी जल तेजो में 7 के 7 पाए जाते हैं या किसी उसमें से एक कोई पाया जाता है। बता रहे हैं तत्त पृथ्व्याम सप्तविधम, पृथ्वी में 7 प्रकार के रूप पाए जाते हैं। पृथ्वी में शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र, ये 7 प्रकार के रूप पाए जाते हैं। लेकिन जल में अभास्वर शुक्लम जले, जल का वर्ण क्या होता है? जल का रूप क्या है? श्वेत है। लेकिन किसी को नीला जल, पीला जल, हरा जल ये सब दिखाई देता है। ये सब किसके? पृथ्वी के संयोग से। पृथ्वी का जो जल का वास्तविक स्वरूप है वह है श्वेत। जल किस कलर का होता है? सफेद रंग का होता है। लेकिन उसमें जो नीलत्व पीतत्व की जो प्रतीति होती है वो सब पृथ्वी के संयोग मात्र से होती है। ठीक है, तो जो शुक्ल, जल में जो शुक्ल वर्ण होता है वो कैसा शुक्ल है? वो अभास्वर शुक्ल है। सूर्य से जनित, जो सूर्य से संपर्क बनाकर जो श्वेत वर्ण है उसको भास्वर शुक्ल, और सूर्य से रहित जो शुक्ल वर्ण है उसको अभास्वर शुक्ल कहते हैं। ठीक है, जो अभास्वर शुक्ल रूप जो है वो जल का है। और भास्वर शुक्लम तेजसी, भगवान सूर्य का जो प्रकाश है वो भी श्वेत वर्ण का है। पृथ्वी के संयोग से पीला, हरा ऐसे 7 कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष बनता है। तो ये सब पृथ्वी के संयोग से बनता है। भगवान सूर्य का वास्तविक जो उनका रंग है वो है श्वेत। ठीक है, उनकी किरणों का। भास्वर शुक्ल रूप तेज का है, अभास्वर शुक्ल रूप जल का है, और पृथ्वी में 7 के 7 पाए जाते हैं। फिर इसका लक्षण बता रहे हैं। चक्षुर मात्र जन्य ज्ञान विषयत्व सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम, चक्षुर मात्र से जन्य, चक्षु से उत्पन्न जो ज्ञान हो, उस ज्ञान का विषय होते हुए जो गुण हो, विषय ही नहीं बताए, विषय होते हुए जो गुण भी हो उसको रूप कहते हैं। ठीक है, क्योंकि चक्षु मात्र से, चक्षुर मात्र जन्य, चक्षुर मात्र से क्या मतलब? दूसरे वस्तु भी ज्ञान का मतलब वो बोध होता है, जैसे पृथ्वी जल इत्यादि का भी बोध होता है, लेकिन वो पृथ्वी कोई गुण नहीं है। ठीक है, तो गुण जो चक्षुर मात्र के ज्ञान का विषय होते हुए जो गुण हो उसको रूप का लक्षण कहते हैं, वो रूप है। ठीक है, आगे फिर पदकृति में बता रहे हैं चक्षु की रूपत्वादि वारणाय गुण पदम। यहाँ पर चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणों, ये गुण पद इसलिए दिया गया कि चक्षु में जाते हुए चक्षुत्व में भी ना चला जाए। ठीक है,
चक्षुत्व, चक्षु रूपत्वादि, रूप में जाते हुए रूपत्व में भी ना चला जाए। अब रूपत्व में कैसे जाएगा इसके लिए ये अभी बताएंगे, लेकिन अभी इतना ही पदकृत धीरे धीरे चलते हैं, पदकृत को समझ लेते हैं, पदकृत के बाद फिर इसको समझेंगे। ठीक है, न्याय बोधनी का वाक्य है। आगे फिर बताया रसादि वारणा चक्षुर्ग्राह्य थी। ठीक है, चक्षुर मात्र ग्राह्यो, ग्राह्य पद क्यों कहा गया, रस इत्यादि में व्याप्ति ना जाए इसलिए ग्राह्य पद दिया गया। ठीक है, क्योंकि चक्षुर मात्र से रस इत्यादि का ग्रहण नहीं होता है, सिर्फ रूप का ही ग्रहण होता है। आगे फिर संख्यादि वारणा मात्र प्रथम, चक्षुर मात्र क्यों कहा गया, क्योंकि संख्या इत्यादि में व्याप्ति न जाए, क्योंकि आंखों से संख्या का भी स्पर्श किया, संख्या को भी देखा जा सकता है, जैसे 1 2 3 इत्यादि, ये किसे चक्षु से हम देख सकते हैं, इसलिए इसमें 1 2 3 संख्या में अतिव्याप्ति ना जाए, इसलिए मात्र पद दिया गया कि चक्षुर मात्र से संख्या संख्या का ज्ञान किससे किससे होता है, संख्या का ज्ञान केवल चक्षु से नहीं होता है, स्पर्श से भी संख्या का ज्ञान हो जाता है। जैसे हम आंख बंद कर भी अगर स्पर्श करेंगे कि 1 2 ऐसे स्पर्श कर भी संख्या का ज्ञान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर चक्षुर मात्र का जो चक्षुर मात्र से जो ग्राह्य है, सिर्फ आंखों से ही जिसको देखा जा सके उसी को रूप कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आंखों से संख्या को भी देखा जा सकता है। यदि मात्र पद ना लेते तो संख्या में भी अतिव्याप्ति जाती। रूप कर रहे थे चक्षु का, रूप कर क्या गुण कर रहे थे, लक्षण कर रहे थे, रूप का चला गया संख्या में। ठीक है, अतिव्याप्ति न, इसलिए यद्यपि प्रभा भित्ति संयोग वारणा गुणपदम विशेष गुण से विवक्षणीतया तत्एव संख्यादि वारणम संभवति मात्र पदम। ठीक है, इत्यादि सब बता रहे हैं। फिर यहाँ पर जो चक्षुर्मरात मात्र ग्राह्य गुणों रूपम गुण पद क्यों दिया गया, तो इसके लिए एक प्रसिद्ध न्याय है शास्त्रों में, बता रहे हैं यो गुणो येन इंद्रियेण ग्राह्य, यो गुणो जो गुण येन इंद्रियेण ग्राह्य, जिस इंद्रिय से ग्राह्य है, तद्गता जाति, उससे निकली हुई, उससे उत्पन्न जो जाति है, तद अभावश्च, जाति मतलब क्या होता है, सामान्य। ठीक है, पर सामान्य अपर सामान्य, सामान्य मतलब जाति, सामान्यम जाति इत्यादि आपने सामान्य के रूप निरूपण में पढ़ा था। ठीक है, जाति क्या है, सामान्य, पर सामान्य अपर सामान्य, सामान्यम जाति ही। ठीक है, तद अभावश्च, और उसका जो अभाव है, तेनैव इंद्रियेण ग्राह्यो भवति, उसी इंद्रिय से ग्राह्य होते हैं। फिर से एक बार, यो गुणो जो गुण जिस इंद्रिय से ग्राह्य है, उससे उत्पन्न जो जाति और अभाव उसी इंद्रिय से ग्राह्य है। जैसे यहाँ पर यो गुणो, गुण कौन सा है, रूप गुण है। ठीक है, येन इंद्रियेण ग्राह्य, जिस इंद्रिय से ग्राह्य है, किस इंद्रिय से ग्राह्य है, चक्षु इस इंद्रिय से ग्राह्य है। तद्गता जाति, चक्षु से उत्पन्न जो जाति और उसका जो अभाव। अब जाति क्या है, रूप में रूपत्व एक जाति है, रूप में कौन सी जाति, रूपत्व जाति है, और उसका अभाव, यानी कि जहां पर रूप नहीं होगा वहां पर भी इसका लक्षण चला जाएगा। यदि गुण ये पद नहीं देते तो रूप के साथ रूपत्व में व्याप्ति जाती, और जहां पर रूप नहीं होता तद अभावस्था, क्योंकि जहां पर रूप का अभाव होगा वहां पर भी इसका लक्षण जाएगा। बता रहा है कि जाति तद अभावस्था तेनैव इंद्रियेण, उसका अभाव भी उसी इंद्रिय से, कौन सा इंद्रिय से, चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य होगा। ठीक है, तो चक्षु इंद्रिय से रूपत्व और रूप का अभाव ये दोनों न ग्राह्य हो, इसलिए गुण इस पद को दिया गया। ठीक है, गुण इस पद को दिया। अब आगे समस्या कह रहे हैं कि ये जो रूप शब्द है ये पुल्लिंग है। ठीक है, हलंत पुल्लिंग का ये शब्द है। बता रहे हैं कि गुणे शुक्लादयः पुंसी, गुण में जो शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपट चित्र इत्यादि जो ये हैं, ये क्या है, पुल्लिंग है, पुंसी है, पुल्लिंग है। फिर सप्तविधम ऐसा, मतलब इसको नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग क्यों किया गया, रूपम ये मतलब नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग क्यों किया गया। बता रहे हैं कि गुणे शुक्लादयः पुंसी, गुण में शुक्ल इत्यादि जो शुक्ल नील इत्यादि जो है पुल्लिंग है। कोश वाक्य के अनुसार गुण आदि वाक्य शब्द पुल्लिंग में होने चाहिए। ठीक है, गुण इत्यादि जो वाक्य हैं, गुणों गुणम इत्यादि जो वाक्य हैं, सब भी पुल्लिंग में होने चाहिए। तो इसके समाधान के लिए कहा गया है कि अस्त्री नियत लिंगानाम योगे तल्लिंगता चा। ठीक है, अर्थात जो शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, अस्त्री, ना स्त्री अस्त्री, नियत मतलब नित्य, जो नित्य ही स्त्रीलिंग नहीं है, उनका अपने विशेष के अनुसार भी लिंग होता है। ठीक है, जो शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है उनका अपने विशेष के साथ भी लिंग होता है। ठीक है, इसका अपने विशेष के साथ लिंग हो गया, इसलिए यहाँ पर नपुंसकत्व कहना है, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, इत्यादि आपने
गुण के रूप के निरूपण पढ़ा, चक्षुर्मात्र ग्रहण गुणोरूपम गुणपति को कहा गया। इस परिभाषा को आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही विख्यात है, ठीक है। यो गुणो येनेन्द्रियेण ग्राह्य तद्गता जातिस् तद्भावश्च तेनम इंद्रियेण ग्राह्यो भवति, ठीक है। न्याय बोधनी में ऐसा नहीं कहा गया है, न्याय बोधनी में कहा ऐसा ही गया है, लेकिन उनके कहने का ढंग कुछ अलग है। यो गुणो यदिन्द्रिय ग्राह्य तन्निष्ठा जातिस् तदिन्द्रिय इंद्रियेण ग्राह्यति, ठीक है, इत्यादि कहा उन्होंने यही है, लेकिन उन्होंने थोड़ा क्लिष्टता से कह दिया है, ये थोड़ा सरल भाषा में कहा गया है, ठीक है। लक्षण तर्क संग्रह का उद्देश्य है उद्देश्य लक्षण परीक्षा, ठीक है। तो उद्देश्य तो ये है ही, लक्षण आपको स्वयं करना है, लक्षण याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। लक्षण करने के बाद परीक्षा भी जरूरी है, ठीक है। चक्षु मात्र पद क्यों दिया गया, ग्राह्य पद क्यों दिया गया, गुण पद क्यों क्या दिया गया, रूप पद क्यों दिया गया, ठीक है, इत्यादि सब इसका परीक्षा करते हैं, ठीक है। तो रूप पढ़ा, रूप कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, शुक्ल इत्यादि। पृथ्वी में 7 के 7 प्रकार के पाए जाते हैं, और कहते हैं जल में अभास्वर शुक्ल और तेज में भास्वर शुक्ल, ठीक है। रूप के बाद अब रस के बारे में बता रहे हैं। रस क्या है, रसनाग्राह्यो गुणो रसः, रस का ग्रहण करने वाली जो रसना है, रसनाग्राह्यो गुणो रसः, रसना के द्वारा जो ग्राह्य है ऐसा जो गुण है उसको क्या कहते हैं, रस कहते हैं। रसना के द्वारा जिसका ग्रहण होता है ऐसा जो गुण है उसको रस कहते हैं। रसना क्या है, जिह्वाग्रवर्ती, जिह्वा के अग्रवर्ती भाग में जो भी है उसको रसना कहते हैं, ठीक है। हमें रस का ज्ञान किससे होता है, रसना से होता है, ठीक है। रस क्या है, ग्राह्य वस्तु है, उसका ग्रहण कौन करता है, रसना करता है, ठीक है। तो रसना के द्वारा जो ग्राह्य है उसको क्या कहते हैं, रस कहते हैं। सचा, वो जो रस है, सह रसः मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदाद षड विधा, 6 प्रकार के हैं रस। कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। कौन कौन के भेद थे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कष और तिक्त। मधुर मतलब होता है मधुर मीठा, रसमलाई इत्यादि। अम्ल, अम्ल पदार्थ, अम्ल पदार्थ मतलब आंवला इत्यादि कुछ अम्ल पदार्थ। लवण नमक, कटु कड़वा, कषाय कशैला, कशैला ने की कड़वा नीम का पत्ता, ठीक है। कशैला मतलब तिक, कशैला, और उसके बाद होता है तिक, तिक मतलब तीखा मिर्ची, ठीक है। मधुर मीठा, अम्ल अम्ल पदार्थ, लवण नमक, कटु मतलब कड़वा, कष मतलब कशैला, तिक मतलब तीखा, ठीक है। इनके भेद से 6 प्रकार के होते हैं। कौन, रस। रस भैया बहुत महत्वपूर्ण है, शरीर में यदि रस खराब हो गया तो जीवन खराब हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सब हमारे औषधि शास्त्र में बताया गया है, ठीक है। रस बहुत ही जरूरी है, इसलिए खाने से पहले मधुर, खाने के बाद मधुर इत्यादि सब भोजन के मतलब जहाँ पर भोजन के बारे में बताया गया है, कैसा भोजन करना चाहिए, वहां पर सब निरूपण बढ़िया से बताया गया कि मधुर कब लेना चाहिए, कैसी बीमारी आने पर अम्ल पदार्थ खाना चाहिए, लवण कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कटु कफ तिक्त इत्यादि कैसे खाना चाहिए, ठीक है। तो 6 प्रकार के रस होते हैं अभी इतना, ठीक है। अब वो रस कहाँ कहाँ रहते हैं बता रहे हैं, पृथ्वी जल वृत्ति, पृथ्वी और जल में रहते हैं। रूप क्या था, रूप पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, रूप पृथ्वी जल और तेज तीनों में रहता था, लेकिन ये रस क्या है, पृथ्वी और जल ये 2 ही में रहता है। भगवान सूर्य में के अंदर कोई रस नहीं है, सूर्य के प्रकाश में रस नहीं है। अगर रस होता तो जाओ धूप में खड़े होकर मुंह खोल खड़े हो जाओ, देखो कोई रस की प्राप्ति होती है, नहीं होगी, ठीक है। इसलिए रस कहाँ कहाँ रहता है, पृथ्वी में और जल में, 2 जगह रस रहता है। अब किसमें कितना रहता है बता रहे हैं, तत्र पृथ्व्याम षड विधा, पृथ्वी में 6 के 6 प्रकार के रस पाए जाते हैं। पृथ्वी में मधुर भी है, अम्ल भी है, लवण भी है, कटु भी है, कष्ट भी है और तिक्त भी है। जले मधुर एवं, जल केवल मधुर है, जल में मधुर नामक रस ही पाया जाता है, जल मीठा ही होता है। अब बता रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं कि जल में क्या है, जलजीरा डाल दो फिर बता दो मीठा नहीं है। जलजीरा क्या है, पृथ्वी के संयोग से, जल में पृथ्वी के संयोग से 6 प्रकार के रस आते हैं, ठीक है। वास्तव में जल मधुर ही है, ठीक है। जल का रूप क्या है, श्वेत है, अभास्वर शुक्ल, और जल क्या है, मधुर है, ठीक है। आगे फिर यहाँ पर बता रहे हैं दीपिकागार क्या कह रहे हैं कि रसत्व अतिव्याप्ति परिहार आया गुणपदम, रस में रसत्व और रस के अभाव में अतिव्याप्ति न, इसलिए गुण बताया गया है। यहाँ पर कहा रूप के निरूपण में अभी आपने तुरंत पढ़ा कि यो गुणो येन इंद्रियेण ग्राह्य तद्गता जाति तदभावश्च तेनेव इंद्रियेण ग्राह्यो भवति,
जो गुण जिस इंद्रिय से ग्राह्य होता है, यहाँ पर भी इसको घटाते हैं। जो गुण, कौन सा गुण? रस गुण। ठीक है, गुण कौन सा है? रस है गुण। जो गुणो रस गुण येन इंद्रियण ग्राह्य, जिस इंद्रिय से ग्राह्य है। किस इंद्रिय से ग्राह्य? रसना। रसना इस इंद्रिय से ग्राह्य है। तद्गता जाति, उससे उत्पन्न जो जाति है, कौन सी? रसत्व जाति। ठीक है, तद अभाव, और रस का जो अभाव है, तेने में इंद्रिय, यानी उसी इंद्रिय से, उसी कौन सी इंद्रिय से? रसना इंद्रिय से ये ग्राह्य होगा। ठीक है, मतलब रसना यहाँ पर गुण पद इसलिए गया क्योंकि गुणत्व जाति में और गुण के अभाव में अतिव्याप्ति ना जाए, इसलिए गुण इस पद को दिया गया। आगे फिर रसस्याम आश्रयम, आश्रय बता दिए कि आश्रय कहाँ कहाँ रहता है। ठीक है, आगे पदकृत में एक और बता रहे कि रूपादो अतिव्याप्ति वारणा या रसना इति, रूप इत्यादि में अतिव्याप्ति ना जाए। ठीक है, यहाँ पर रस, रसना ग्राह्यो बताया गया। अगर रसना इस पद को ना रहते, इतना ही कहते कि ग्राह्यो गुणो रसा, ग्राह्य जो गुण है उसको रस कहते हैं, तो ग्राह्य तो रूप इत्यादि भी है, क्योंकि वो चक्षु से ग्राह्य है, ये रसन से ग्राह्य है। ठीक है, अगर रसना नहीं कहते तो गुण इत्यादि में भी अतिव्याप्ति चली जाती है, इसलिए रसना ग्राह्यो गुणो रसा ये कहा गया। ठीक है, उद्देश्य लक्षण परीक्षा हमने कर लिया। इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य है उद्देश्य लक्षण परीक्षा। ठीक है, आज के निरूपण में रूप और आज के प्रसंग में रूप और रस इतना ही। मिलते हैं कल अगले वीडियो में अगले प्रकरण के साथ, अगले उद्देश्य के साथ कल। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार।